हाय एवरीवन। मैं अमितेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज के करंट अफेयर्स जो है हाल ही के कुछ दिनों के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसमें शामिल किया गया है इस आज के वीडियो में। और साथ में जो इस पीढ़ी के करंट अफेयर्स हैं कुछ वो प्रश्न भी आपके लिए शामिल किया गया है ताकि पीछे का प्रश्न भी रिवाइज होता रहे। तो यहाँ आज के प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, कोई भी एक्स्ट्रा बात न करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, इस 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? यानी कि 30वां सेना प्रमुख जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। यहाँ पे देखिए इनका पिक्चर दिया गया है उपेंद्र द्विवेदी का। और ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख जो है ये नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए ये रिटायर जो है ये मनोज पांडे का ये जो है स्थान ग्रहण करेंगे। जो मौजूदा सेनाध्यक्ष हैं मनोज पांडे इनकी जगह लेंगे। और ये मनोज पांडे जो है 30 जून को रिटायर किए हैं तो इनकी जगह लेंगे। इनका जो है कार्यावधि ये देख लेते हैं हम लोग कि नौसेनाध्यक्ष का कार्यावधि क्या होता है। तो 60 वर्ष की आयु तक या 3 सालों तक जो भी पहले हो वो सेवा कर सकते हैं। एडमिरल वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नौसेना प्रमुख हैं। और वायुसेना प्रमुख जो है यहाँ पे एयर चीफ मार्शल BR चौधरी है, ये भी आप लोग जान लीजिए। यानी नौसेना के साथ साथ वायुसेना, थल सेना और ये आपका नौसेना तीनों स्टाफ जान लीजिए। ठीक है, ये थल सेनाध्यक्ष जो है उपेंद्र कुमार द्विवेदी हो गए। नौसेनाध्यक्ष हो गए आपके, फिर से बता दे रहे हैं, थल सेनाध्यक्ष हो गए उपेंद्र कुमार द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष जो है आपके VR चौधरी हो गए। और नौसेना अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान से। यहाँ पे देखिए जापान में यहाँ पे पिक्चर दिया गया है मिनामी टोरिशिमा आइसलैंड। और ये खबरों में क्यों है इसके बारे में आइए जानते हैं कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी टोरिशिमा द्वीप के तट के नीचे लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार खोजा है जो इलेक्ट्रिक कार बैटरियों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक कार बैटरियों के लिए दुर्लभ खनिजों का पता चला है यहाँ पे मिनामी टोरिशिमा द्वीप पर, तो इसलिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला देखते हैं इसमें टॉपिक क्या है कि जापान के बारे में देख लीजिए कि जापान जो है एशिया के किस भाग में है? तो पूर्वी छोर पे है जापान। एक द्वीप समूह है या द्वीपों की श्रृंखला है। इसमें 4 मुख्य द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। याद रखिएगा होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। यहाँ पे नीचे देखिएगा तो आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका ऑप्शन है, इसको देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद। तो ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये जो है इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 3-4 जुलाई को हाल ही में किया गया है। इसकी मेजबानी जो है यानी कि कहिए कि इसको इनॉग्रेट किया है ये श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यह शिखर सम्मेलन एक मंच के रूप में कार्य करेगा जिसमें वैश्विक स्तर पर विज्ञान, उद्योग, सिविल सोसाइटी, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षा जगत के प्रमुख AI विशेषज्ञों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जानकारियों का आदान प्रदान होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये जो है मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास
का जो दोनों देशों के नौसैनिक है यहाँ पे पिक्चर लेते हुए, यहाँ पे है फोटोशूट का। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत मंगोलिया का 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट उमरोई मेघालय के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आरंभ हुआ। यह अभ्यास 3 से 16 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। 3 जुलाई से 16 जुलाई तक ये आयोजित किया जाना है। नोमैडिक एलिफेंट याद रखिएगा। और यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी कुछ तथ्य जो है आगे आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं अभी अगला प्रश्न कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। निर्माण पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में कि केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे बन गया कि केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल जो है लॉन्च किया है। यानी जो भी सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य पेपर पास कर जाएंगे उनके लिए है। इसके पहल के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला एवं थर्ड जेंडर से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आ गया अब संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो द्विपक्षीय अभ्यास जितने भी होते हैं उनसे सारे रिलेटेड तथ्य जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सारे रिलेटेड टॉपिक। जैसे संप्रीति अभ्यास जो है ये किन देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच। श्याम भारत और थाईलैंड के बीच। ऐसे भी थाईलैंड का पुराना नाम जो है श्याम है, तो श्याम भारत आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि श्याम भारत जो है भारत और थाईलैंड के बीच में। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में। खानाबदोश हाथी भारत और मंगोलिया के बीच में। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो आप एक तरह से इसको भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से हैं? ब्रज प्रहार, युद्धाभ्यास और कोप इंडिया भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। श्रीलंका का कौन सा है? मित्र शक्ति, स्लाइनेक्स। ऐसे जो है अपना टॉपिक बना के याद कर सकते हैं। इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास से कुछ ही तथ्य जो है इकट्ठा किया था। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है एडीबी ने। एडीबी के साथ भारत सरकार ने महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि जब भी इंडिया में कोई महामारी है या कोई ऐसी आपदा है तो हम जो है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक से हेल्प ले सकें। यहाँ पे देखिए एशियाई विकास बैंक के बारे में कि एशियाई विकास बैंक जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडीबी भी बोला जाता है, एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। यहाँ पे देखिए इस बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य इतना था कि एशियाई क्षेत्र और उसके बाहर विकास की संभावनाओं को मौद्रिक और अन्य वित्तीय मदद से पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड तथ्य है कि महामारी में भारत सरकार जो है किस बैंक से ऋण हस्तांतरित किए हैं तैयारियों के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है इससे रिलेटेड कि भारत सरकार ने भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर व्यवस्था विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 170 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। 170 मिलियन डॉलर की ऋण संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। यहाँ पे पिक्चर्स लिया गया है कि जो टीम इंडिया अभी जीत कर आई है, 3-4 दिन तो वहीं पे रह गई थी। कुछ मौसम गड़बड़ी के चलते या विमान का आवागमन जो था नहीं था, तो उसके बाद जब टीम इंडिया आई तो भारत में सबसे पहले नई दिल्ली आई। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ। उसके बाद जो है टीम इंडिया पहुंची मुंबई, और मुंबई में जो है इनका वेलकम सेरेमनी था एक तरह से कहिए। और टीम इंडिया को बीसीसीआई की तरफ से 125 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया गया है। यहाँ पे
इससे रिलेटेड सारे तथ्य जो है हमारे पिछले वीडियो में अवेलेबल है। और ये जो है 9वां संस्करण था T20 वर्ल्ड कप 2024 का। हालांकि कुल मिलाकर भारत जो है 3 विश्व कप जीत चुका है, एक 1983 में, एक 2007 में और एक 2011 में भी जीता है और एक ये जो है, तो यानी कि T20 में दूसरा वर्ल्ड कप जो है भारत जीता है और इसके कप्तान थे रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हालांकि T20 वर्ल्ड कप से जितने भी रिलेटेड तथ्य हैं मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखिए, सारा जो है आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनओडीसी ने जारी किया है। यूएनओडीसी ने विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड तथ्य क्या है कि अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनओडीसी ने हाल ही में अपनी विश्व वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 में बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो पिछले 10 वर्षों में 20% की वृद्धि है। यानी ड्रग पर डिपेंडेंस करने वाले लोगों में 20% की वृद्धि पाई गई है। और ये किसका रिपोर्ट है? तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनओडीसी का रिपोर्ट है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न कि एक ही कालावधि में दोबारा नियुक्त होने वाले झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? एक ही कालावधि में, यानी एक ही 5 वर्ष के मुख्यमंत्री का शासनकाल होता है, तो 5 वर्ष के शासनकाल में जो है ये 2 बार नियुक्त होने वाले मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? तो ये है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है, इनको ईडी ने भूमि स्कैम के मामले में गिरफ्तारी हो गया था इनका, आप लोगों को पता होगा। तो अगर न्यूज़पेपर या न्यूज़ से रिलेटेड आप लोग तथ्य देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों जो है आम चुनाव से पहले इनको ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था ये लैंड स्कैम के मामले में। तो अभी जो है इनको हाई कोर्ट से बरी मिल गया है और ये आए हैं। और हाल ही में 4 महीने में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, तो इनसे पहले जो थे, जब ये अरेस्ट हुए थे तो इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। अब फिर जब ये जेल से छूटकर आए हैं, रिहा हुए हैं, तो हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं अभी। अब यहाँ पे आपका इनसे रिलेटेड तथ्य हो जाता है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है झारखंड के राज्यपाल। और ये कुल मिलाकर तीसरी बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले झारखंड में मुख्यमंत्री 3 बार बनने वाले व्यक्ति थे, शिबू सोरेन थे और अर्जुन मुंडा। ये दोनों जो है 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड के राज्यपाल आप लोग याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन। अब देखिए स्पीडी से लिया गया प्रश्न है, ठीक है, इसको फटाफट जो है हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न से पहले अगर आप लोग नए हैं, अगर कोई नए व्यूअर्स आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में जीके याद करने के लिए, करंट अफेयर्स याद करने के लिए प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। कोई भी जीके आपका परफॉर्म या अच्छा लेवल तक तभी पहुंच सकता है जब तक आप सेट लगाते रहेंगे। अगर आप सेट लगाते रहिएगा तो आपका जो है लेवल बढ़ते रहेगा, समझ रहे हैं? और उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे जीके को बिल्ड अप करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मोबाइल पे कुछ इधर से जीके कुछ उधर से जीके लिखते रह जाइएगा और देखते रह जाइएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब से प्रैक्टिस सेट नियमित रूप से नहीं करिएगा, प्रैक्टिस सेट ही आपका जीके का कंटेंट जो है मजबूत करके देगा। और दिन में 2 से 3 जो है प्रैक्टिस सेट जीके का लगाइए, 2-3 घंटा लगेगा, 3 घंटा या 4 घंटा जीके का प्रैक्टिस सेट करने में मुश्किल से 20 या 25 मिनट में जीके हम लोग कर लेते हैं 50-60। तो ये जो है जीके करिए, स्पेशल रूप से मैथ भी करिए, मैथ भी इस चैनल पे डाला जाएगा हाल ही में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, बात करेंगे ज़्यादा होगा, आगे देखते हैं कि बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो स्वाति नायक को। यहाँ पे टिक इसलिए किया गया है क्योंकि स्पीडी में जो है स्पीडी से क्वेश्चन उठा है और ये सारा जो है उसी तरह से ले लिया गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाला गया है, तो ये जो है आ गया है ऐसे टिक किया हुआ। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वाति नायक को चुना गया है बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए। अब बोरलॉग फील्ड अवार्ड जो है कृषि क्षेत्र में उत्पादन से संबंधित है, ये भी जान लीजिए। अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो भारतीय तटरक्षक बल से है।
भारतीय तटरक्षक बल से ऑपरेशन सजग का संबंध है? किस राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश में बन गया है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं हम लोग, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है, स्टैचू ऑफ वननेस, मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वननेस। अगला है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? 33% सीट जो है आरक्षित किया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट जो है ये आरक्षित है। अगला है, एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो ये पाकिस्तान की चुनी गई है एरिका रॉबिन, और ये पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है, जीती नहीं है, कंटेस्टेंट चुनी गई है, ये कहिए कि प्रतियोगी चुनी गई है। अगला है, किस राज्य की पायल छबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो ये बनी है हरियाणा की, पायल छबड़ा हरियाणा की पहली महिला पैरा कमांडो। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, अच्छा यहीं पे समाप्त होता है। इतना ही करंट अफेयर्स से, स्पीडी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हमने लिया था, और इसमें देख रहे थे कि कैसा जो है इसका क्वेश्चन कैसा बन रहा है और इसको कितना विस्तारित किया जा सकता है उसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।